हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कुछ लिख लीजिए, एक वो बनाइए, डायग्राम टाइप का बनाइए, इसमें लिखिए, ऐसे लिखिए, इधर लिखिए प्रॉपर्टी, इधर प्रॉपर्टी, इधर लिखिए रिफ्लेक्शन, इधर लिखिए ट्रांसमिशन, इधर लिखिए रिफ्लेक्शन, इधर लिखिए ट्रांसमिशन। ठीक है, पहला लिखिए वेलोसिटी, पहला लिखिए वेलोसिटी। अच्छा, इसमें कुछ याद नहीं करना है, बचपन में कह रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग याद कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। रट लिया है ना, रटा है क्या? फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए चेंज नहीं होती है। मतलब ये रटा हुआ कि समझा हुआ है कि आता है? आता तो है, लेकिन क्या इसकी फील आपको है कि हाँ हमेशा ऐसा होगा ना? उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। हर चीज को देखो आप लोग रिलेट कर सकते हो, एक बार माइंड में बैठ गया ना तो समझ में आ जाएगा। समझिए, अब इसको रटना नहीं है। अब बोलो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस इन द मीडियम, चेंज तो हो ही जाएगा। आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप पानी में गिर गए, आपकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वेव में दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते दूसरे मीडियम में चली गई, वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। क्या उसको रटना है भाई? दौड़ रही है, वेव क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है, दौड़ते दौड़ते दूसरे मीडियम में चली गई, तो मीडियम अफेक्ट कर देगा ना। आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप पानी में गिर गए, क्या हो गया? वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई। तो बस रिफ्लेक्शन होगा तब। अच्छा एक बात और, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेव यहां से गई और यहां से टकरा के वापस आ गई, तो रिफ्लेक्शन में किस में होता है? सेम मीडियम में। और ट्रांसमिशन दूसरे मीडियम में। ट्रांसमिशन हो गया तो दूसरे मीडियम में निकल गया। अच्छा, कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है कि जो बाउंड्री पे हो जाए एब्जॉर्ब कर ले, बाउंड्री पे एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अच्छा, एब्जॉर्ब की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो ये तो सबको पता है कि रिफ्लेक्शन होगा तो सेम मीडियम में आएगा और ट्रांसमिशन होगा तो अलग मीडियम में जाएगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्या रखना है इसमें? ये तो पता चल रहा है। और यहां पर क्या होगी? चेंज होगी। बोलो यस और नो। ठीक है, फील आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं क्या होगा? हाँ, सेम होगा। अरे पता तो है, कुछ एक्सप्लेनेशन बताइए। देखो, फ्रीक्वेंसी जनरेट कौन करता है? कोई वेव है ना, वेव की फ्रीक्वेंसी है, वेव की फ्रीक्वेंसी है। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना, सोर्स ही तो जनरेट कर रहा है। जैसे बल्ब के ऊपर लिखा रहता है ना 50 हर्ट्ज, क्या लिखा रहता है? 50 हर्ट्ज। अब इसका प्रकाश किसी और मीडियम में चला जाएगा तो इसकी जनरेट होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी क्या? भाई सोर्स तो अभी भी 50 हर्ट्ज से क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि सोर्स थोड़ा ना चेंज हो रहा है। सोर्स क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स क्या कर रहा है? वेव को जनरेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी सेम, इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम, और ट्रांसमिशन में भी हो गया तो भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई। थोड़ा सा समझ में आया? फीलिंग आई? क्योंकि सोर्स क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, तो सोर्स अपने भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मतलब कितने साइकिल में आपकी वेव निकली, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स पे। जब हम सोर्स को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज होगी, जब हम सोर्स चेंज करेंगे तब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। रटना है? बैठ जाओ बेटा, इधर रखो। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? सेम, उसमें क्या हो गई? चेंज। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम, और यहां पर भी सेम। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज, लेकिन जब हम कोरेंट सोर्स ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। चलो, ये चर्चा होगी। अब देखिए वेवलेंथ। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, वेवलेंथ क्या होगा? बोलो।
लगाओ दिमाग। v बराबर 80 बाई लेमडा, v बराबर 80 बाई लेमडा, ये कहाँ पहुंचे हुए हो? v बराबर f लेमडा। अरे भाई अभी यहीं पे आओ। v बराबर जनरल फॉर्मूला क्या है? v बराबर f लेमडा या v बराबर n लेमडा बोलते हैं इसको। आइंस्टीन के इक्वेशन में मत पहुंचो, ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला। n क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसी को f भी लिखते हैं ना, वेलोसिटी ना, ठीक है। कैसे आता है? अरे बेटा ये देखो f बराबर 1/t, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 1/टाइम टाइम बराबर क्या? फ्रीक्वेंसी। बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अरे सर f बाई लेमडा है कि लेमडा बाई f है। थोड़ा डायमेंशन आपने पढ़ा है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। v बराबर क्या? v बराबर लेमडा बाई t, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/t क्या? f, तो f लेमडा हो गया, खत्म हो गई कहानी ना। कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा ये खुद करना रहना है, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे और खुद उसको कंफ्यूजन को समाप्त करते जाओ। जैसे मैं भी पढ़ता तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, फिर धीरे धीरे डायमेंशन सोचा, ये सोचा, वो सोचा, तो धीरे धीरे क्या हो गई, चीजें करेक्ट हो गई। जैसे अभी तुमको याद आ रहा है तो एस बाई लेमडा याद आ रहा है, वो तो एक पर्टिकुलर केस है, वहां तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ चेंज होगा? इसमें सेम रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो बात समझो, v बराबर क्या है? v बराबर n लेमडा या f लेमडा बोल लें, v बराबर f लेमडा। तो देखो यहां पर इस वाले मीडियम में जैसे वेव इधर से गई और इधर से वापस आ गई, तो यहां पर v क्या रह गया? रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है? सेम है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है, तो लेमडा भी क्या है? सेम है, लेमडा भी क्या है? सेम है। और यहां पर जब गई, यहां पर चली गई, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज, और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या कर गई? चेंज कर गई। अगर वेलोसिटी चेंज कर गई तो लेमडा भी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? वेलोसिटी देखो यहां पर क्या है? वेलोसिटी सेम है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी सेम है, सेम मीडियम में जा रही है। अरे देखो v बराबर क्या? √t बाई म्यू, ठीक है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग वेव के केस में। तो अभी इसको समझाएंगे हम। वेलोसिटी मीडियम में क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? सेम, और ये क्या हो गया? सेम, तो लेमडा भी आपका सेम। अगर ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन तो किसी दूसरे मीडियम में होता है, तो दूसरे मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम है, तो लेमडा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप ये समझिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और सारी चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। फ्रीक्वेंसी केवल सेम रहती है और सारी चीजें क्या है? चेंज हो जाती हैं। तो ये हो गया सेम और ये हो गया चेंज, बना लीजिए इसको, ठीक है। ये सेम और ये चेंज हो गया। उसके बाद फेज, इसमें बेटा देखो अगर क्या लिखूं, अगर मैं बोल रहा हूं इसमें दो हैं, अगर मैं बोल रहा हूं रियरर टू डेंसर, अगर हम जा रहे हैं रियरर टू डेंसर, ठीक है, तो यहां पर फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा पाई का। और अगर हम कह रहे हैं डेंसर टू रेयरर, तो यहां पर फेज डिफरेंस होगा 0। अब ये समझ में नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा इसको आगे, बस लिख लीजिए। ये रियरर टू डेंसर अगर जा रहा है तो क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा पाई का। और अगर डेंसर टू रेयरर होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं समझाऊंगा इसको, इस पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, अभी केवल इसमें चार्ट में लिख लीजिए आप। और यहां पर फेज चेंज नहीं होगा, यहां पर नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। यहां पर फेज चेंज देखो, रियरर टू डेंसर, डेंसर टू रियरर गए तो फेज चेंज नहीं हुआ, अगर रियरर टू डेंसर गए तो फेज चेंज हो गया।
तो यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे होता है अभी समझाएंगे आगे, लिख लो केवल, इसके लिए कुछ और चीजें भी समझानी पड़ेगी। देखो बच्चों, अब जैसे मैकेनिक्स में हर एक छोटी छोटी चीज में एक्सप्लेन कर सकता था, अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। दैट इज द लॉ, मतलब लॉ है, उसमें बताऊंगा ये होता है तो ये होता है ना। अब मैं वेव को दिखा नहीं सकता कि वेव ऐसे जा रही है, अच्छा ये कैसे, तो बता तो रहा हूं अभी, लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, तो वो लॉजिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि यही होता होगा, ऐसा नहीं है पता नहीं क्या होता होगा, उसका जो होता है किताबों में तो लिखा है कि जो होता है, ठीक है। अब टीचर क्या कर सकता है, उसको समझा सकता है कुछ उसमें चीजों को ऐड करके ना। जैसे मैंने समझा दिया कि वेलोसिटी है, आप दौड़ रहे हो, आप पानी में गिरे तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आपको समझ में आ गया ना। तो बस वही समझना है आपको, लॉजिक नहीं निकालना है कि नहीं मैकेनिक्स वाला लॉजिक लगाते रहो, तो वो नहीं लगाना है। चलो आगे चले, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये ट्रांसमिशन होगा। कुल मिला के समझ में आए, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी चेंज, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, बाकी चीजें हमारी चेंज होंगी। फेज अगर ट्रांसमिशन में हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, सेम है, लेकिन रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, रेयर से डेंसर गए, डेंसर से रेयर गए। लेकिन ये समझ में कुछ नहीं आया, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। चलो हेडिंग डालिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। देखो सब समझाने की बात है। ये मान लीजिए फिक्स एंड है, कहानी भाई, ये वेव यहां से यहां गई v वेलोसिटी से, यहां से यहां गई v वेलोसिटी से। अब कुछ बात बोलूंगा आप समझिए, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो एक बात बताइए कि जैसे जिस अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, तो यहां पे बताइए ये जो मीडियम है, ये एंड है आपका फिक्स एंड, समझिए ये एंड है आपका फिक्स एंड। यहां पर तो वेव क्या हुई है, फिक्स्ड है, मतलब रस्सी मैंने बांध दी है, कहां पे बांधी है, दीवार पे बांधी है, और उसको एक पल्स दे रहा हूं। बेटा इस चाहो तो वेव का ऐसे भी बना सकते हो, पूरी करके बना सकते हो, लेकिन एक हम पल्स ले रहे हैं, एक हम केवल पल्स ले रहे हैं, इससे थोड़ी स्टडी आसान हो जाती है। तो एक छोटी सी हमने पल्स ली, और ये जो एंड है वो क्या है, ये एंड आपका फ्री एंड है, फ्री एंड है। अच्छा अभी के लिए समझिए, ये जो मीडियम है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, और ये मीडियम क्या है, ये डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अच्छा अब एक जनरल आपसे सवाल मैं पूछता हूं, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठ गए, हाँ चला रहे हैं, चलो पैर वैर आ गया कहीं पे, और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, समझिए थोड़ा समझिए, और आप जाके टकराए, क्या होगा, अरे समझो बच्चों, आप जाके टकराएंगे तो क्या आप रोटेट होके पलट के वापस आएंगे, अरे बेटा सुनो, यहां पर जब जाओगे तो ये जो ये साइकिल का ये पहिया है, ये क्या हो जाएगा, फिक्स, और ये पूरा घुमा के आपको पलट देगा। लड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर उठ के पलटोगे, ऊपर घूम के क्या करेंगे, पलटेंगे, और पलट के फिर थोड़ा सा क्या करोगे, अरे करके देख लेना समझ पा रहे कि नहीं, ये लड़ोगे फिर क्या करोगे, घूम के वापस आओगे, तो घूम जाओगे ना,
अब जब घूम के वापस होगा तो तुम्हारी खोपड़ी यहाँ पे होगी और पहिया क्या होगा, ऊपर होगा। अरे केवल समझाने के लिए, समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं आप। तो होगा वेव के साथ भी ऐसा, वेव यहाँ पे फ्री एंड है, यहां पर गई और यहां पर टकराई कड़ाक से, और फिर क्या होगा, अभी ऐसे वापस आएगी नहीं, ये ऐसे चली और ये ऐसे घूम जाएगी, क्या होगी, घूम जाएगी। क्या मेरी बात याद रहेगी, जब रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, और ये एंड क्या है, बात समझिए, ये एंड क्या है, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है मतलब ये मूव नहीं कर पा रहा, यहां से वेव चली और वहां से टकराई और क्या हुई हो, पलट कर वापस आई, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा होगा, ये जानना मत कहना कि सर ये तो पता नहीं क्या आपने पढ़ा दिया, ठीक है। ये अगर है, अगर ये बेटा है तो हम इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखो एक बात और समझो, ये v वेलोसिटी, अच्छा अगर यहां पर कोई लॉस नहीं है, देखो समझो, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा यहां पर, नो ट्रांसमिशन, नो ट्रांसमिशन, नो ट्रांसमिशन मतलब नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, और इस वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा ना, तो ये ए और ये भी क्या आपका, ये भी ए, ये भी क्या आपका ए, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी भी v, क्योंकि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, परफेक्ट कोलिजन हो रहा है आपका, एक तरीके से क्या हो रहा है, परफेक्ट कोलिजन हो रहा है, यहां पर गई टकराकर वापस आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन कहां से, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, देखो हाँ रेयरर डेंसर भी तुमको समझा देते हैं। देखो बात समझिए, अगर ये फिक्स्ड एंड है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। भाई ये पूरी दीवार मान लो तुम एक तरीके से, फिक्स्ड एंड है मतलब क्या, पूरी वॉल है, ठीक है ना, वॉल है, तो इसका मास ज्यादा होगा कि रस्सी का मास ज्यादा होगा पर यूनिट लेंथ में, वॉल का मास ज्यादा। समझाने केवल तरीका है बेटा, एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, समझिए। तो यहां पर ये v1, ये वेलोसिटी मान लो, वैसे तो वेलोसिटी पूरी वापस आ रही है, इसमें लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन समझिए अगर ये v1 होता और अगर ये v2 होता, अगर ट्रांसमिट होकर चली जाती, अगर ट्रांसमिट होकर चली जाती, तो उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू क्या है, ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहां पर म्यू क्या है, कम। भाई रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कम है, तो उसकी उसमें वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, उसमें वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो जो हल्की चीजें हैं, और समझिए, एक आपको मैंने पतली रस्सी दे दी, एक मोटी रस्सी दे दी, जिम में बच्चे करते हैं, उसमें देखो बड़ी बड़ी सी रस्सी ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको, प्रोसीजर को करते हैं ना, उसमें वेव्स लाते हैं ना, याद है आपको, अरे आप लोगों ने देखा होगा, जिम में बड़ी बड़ी रस्सियां होती है, उसको स्क्वाट करते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं दोनों हाथों से, तो उसमें वेव्स लाते हैं ना, उसमें वेव लाना आसान है बेटा कि नॉर्मल रस्सी में, तो वेव की स्पीड किसमें ज्यादा होगी, जिस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ कम है। भाई हल्की रस्सी दे दी, उसको हिला रहे हो, उसमें एक वेलोसिटी वेव की बन रही है, भारी सी रस्सी दे दी, मोटी वाली, जिम वाली, आप हिला ही नहीं पाओगे उसको, तो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहां जहां पर मास पर यूनिट लेंथ आपका ज्यादा होगा, वहां पे वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, फीलिंग हुई थोड़ी बहुत। अच्छा अब समझिए, हाउ डू वी डिफाइन रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे, जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी ज्यादा वो रेयरर, जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी कम वो डेंसर। बात समझ में आ गई, जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी ज्यादा वो कौन सा, रेयरर मीडियम, और जिसमें वेव की वेलोसिटी कम वो कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो कहीं पर अगर ये फिक्स्ड एंड दिया है, अब ये आपको समझना है, बार बार क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, क्वेश्चन में केवल इतना आएगा ये फिक्स एंड है, ये रोप है, यहां से लगाया गया, इसको पल्स दिया गया, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिक्स एंड है, तो यहां पर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, ये आपका रेयरर मीडियम होगा। और जब ये आके यहां पर टकराएगी, जब ये वेव आके टकराएगी तो क्या होगी, पलट जाएगी। भाई आप गए और बाइक टकराई और घूम गए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम जरा इसकी इक्वेशन लिखें, ये वाई इंसिडेंट है, वाई इंसिडेंट बराबर ए साइन ओमेगा
टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा बच्चों किस दिशा में जा रही है ये? एक्स दिशा में जा रही है, एक्स दिशा में जा रहा है, इसीलिए तो यहां पर माइनस लगा है ना, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए। अब घूम के वापस आया, घूम के वापस आया तो ये क्या होगा? अब बताओ, अब ये ए होगा कि माइनस ए होगा? माइनस ए, और ये क्या? साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की प्लस के एक्स, प्लस के एक्स, क्योंकि अब भाई डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना, प्लस के एक्स। अच्छा इसी को आप लिख सकते हो कि ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अब बोलो क्या सही है? साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। देखो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या? माइनस साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? ए एस टी सी। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं बोलूंगा, अच्छा एक बात और समझ लो, इस वाले टर्म में देखो वेव क्या हो रही? पलट। मैं बोलूंगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, तो कितना बोलोगे? पाई। कितना? पाई। इसमें ये नहीं बोलेगा सर, तो आपने तो बताया था सर इसमें से मैं ये माइनस कर देंगे तो प्लस इसका टर्म भी आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। उस तरीके से नहीं करते बच्चों, इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बात समझिए बेटा। इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तब तो ये वाला प्लस हो जाएगा ना, मैं ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा तो 2kx आ जाएगा ना, बात समझ रहे हो? उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन भी उसमें हो रहा है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस है? केवल पाई का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? पाई का। तो मैंने ये कराया था ना आपको कि रेयरर टू डेंसर जाएं, यही लिखा था ना, रेयरर टू डेंसर जाएं। देखो अभी पहले लिखाया है, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई का आ रहा है। अब इसको याद कर लेना है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। अच्छा याद नहीं भी करोगे तो समझ में आ रहा है। रेयरर टू डेंसर गए, रेयरर में क्या है? एक एंड फ्री है, वहां से वेव जनरेट गई, टकराई, तो टकरा के आएगी तो पलट जाएगी, टकरा के आएगी तो पलट जाएगी, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। और नेगेटिव साइन आएगा तो किस वजह से आएगा? क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या समझ में आई मेरी बात? सही है, चलो आगे चलें। आगे चलें बच्चों। देखो समझ में आओ, ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। चलिए और समझाते हैं। नेक्स्ट लिखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अभी रिफ्लेक्शन कहां से था? फिक्स एंड से था, फिक्स एंड से था ये वाला आपका। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्री एंड से। लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। चलो अब इसमें भी कहानी है बच्चों। देखो ये आपका है डेंसर, ये आपका डेंसर, और ये आपका रियरर। अब ये डेंसर ये रियरर कैसे हो गया अभी समझाते हैं। ये हो गई वेलोसिटी v, ठीक है। अब फिर समझो, फिर कहानी समझो केवल ना। यहां से बाइक है, आप चले आराम से बढ़िया, ठीक है ना। यहां से बाइक पे बैठ के जो भी है चले अपना, और यहां पर गए, बहुत तेजी से आप जा रहे हैं, और यहां पर एक रिंग लगी है जो ऊपर स्लाइड कर सकती है, ऊपर नीचे क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है, कुछ रिंग टाइप का है, ठीक है। एक मान लीजिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म टाइप का है, इस पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसके ऊपर चढ़ने का,
ऐसे चढ़ने का प्लेटफॉर्म बना है, तो यहां से बाइक पे गए, इस पे क्या गए, चढ़ गए यहां पर, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा, ये क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा। पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये आपको क्या कर देगा, वापस भेज देगा। फिर क्या कर देगा, ये वापस भेज देगा। तो जो हमारी पल्स आपकी जाएगी, समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत समझाने का तरीका है केवल, और कुछ नहीं है, वरना डायरेक्ट याद कराते हैं। ये पल्स ऐसे जाएगी तो ये ऐसे ही वापस आएगी, ये पलटेगी नहीं। जब ये फ्री एंड पे है, ये कौन सा एंड है, फ्री एंड है, फ्री एंड। और फ्री एंड को ऐसे बनाते हैं, एक रिंग टाइप की बना देते हैं, और यहां से क्या करते हैं, यहां से पल्स दिया, यहां से हमने पल्स को दिया। तो क्या होता है फ्री एंड पे, फ्री एंड है ना, तो फ्री टू मूव है, क्या है वो, फ्री टू मूव। यहां पर आई वेव, टकराई तो वेव इसको ऊपर लेके जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर पलट के जब वापस आएगी यहां पर, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, किस में होगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, ये पलटेगा नहीं, ये पलटेगा नहीं। और एक्चुअल में ये फ्री एंड है ना, तो ये वॉल तो है नहीं, ये वॉल है नहीं, फ्री एंड है, तो ये क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। फ्री एंड क्या है, फ्री टू मूव है। तो ये आपका हो गया, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे वेलोसिटी, फ्री टू मूव है ना, तो क्या जैसे ही हुआ वो मूव करने लगा, वहां पे वेलोसिटी कम होगी और इधर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कौन सा मीडियम, नहीं, इधर क्या होगी, कम होगी, और उधर क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये फ्री टू मूव है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होती है, रेयरर मीडियम में होती है। तो ये मीडियम हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर। तो जब भी डेंसर से रेयरर पे आए तो यहां पर क्या है, फ्री एंड, और जब फ्री एंड से हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो वेव पलटती तो है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। इसको रटना ही है बच्चों, अब समझाने का तरीका है, समझा दिए किसी तरीके से। अब इसका मतलब y इंसिडेंट बराबर मैं लिखूं कि a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो y रिफ्लेक्टेड बराबर क्या, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। इसका फेज डिफरेंस कितना, 0। इसका फेज डिफरेंस कितना, 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फेज डिफरेंस तो आपने सर इसमें से इसको माइनस करने को बताया था, वो नहीं है, वो नहीं है, समझ में आई है, वो चीज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो चीज हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो नियम नहीं लगा सकते हैं। फेज होता वही है, एंगल ही होता है, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुल मिला के हमको बात समझ में आई कि अगर हम फ्री एंड पे हो रहे हैं, फिक्स एंड पे हैं, तो अगर हम ऐसे पल्स भेजेंगे तो पल्स कैसे आएगी, ऐसे आ जाएगी, और इसमें भेजेंगे फ्री एंड पे तो ऐसे भेजेंगे, तो रिफ्लेक्शन भी होके हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी हमारी v, वेलोसिटी हमारी v। अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होता बच्चों, देखो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होता या ट्रांसमिशन हो रहा होता तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, कुछ घट बढ़ जाता ना, क्योंकि इसी में से तो ट्रांसमिशन होता है। एनर्जी का लॉस हो रहा होता, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, कम हो जाता, ठीक है। अभी वो भी करेंगे, अभी बेसिक समझ में आया हमको, समझ में आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी मैंने लिखाया था, जो उसमें लिखाया था ना, मतलब वो कॉलम बनवाया था, तो उसमें ये बात लिखाई थी कि अगर डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो हमारा फेज डिफरेंस नहीं होता है, और अगर रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो फेज डिफरेंस होता है, कितना होता है, पाई पर होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन की कहानी है। चलो एक छोटा सा सवाल लिखो, वाई आई बराबर 2 साइन 4x माइनस 8t, वाई आई इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम x इक्वल टू 0, reflected from x इक्वल टू 0, फिक्स्ड एंड कॉमा फ्री एंड। एक इंसिडेंट वेव है, दी हुई है, रिफ्लेक्ट हो रही है x बराबर 0 पर, एक बार फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार फ्री एंड से हो रही है। तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। रिफ्लेक्टेड वेव की क्या चाहिए, इक्वेशंस निकालिए।
देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, समझिए। और एज्यूम ये कर लेना है कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, केवल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन फिक्स एंड से हो रहा है तो फिक्स एंड से मान लो यहां से यहां पे गया, ये फिक्स एंड है, तो कैसे वापस आएगा? ऐसे होगा और ऐसे ये वापस आ जाएगा, यही तो होगा। अगर ये होगा तो वाई रिफ्लेक्टेड क्या होगा? वाई रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों? सेम रहेगा, लेकिन निगेटिव दिशा में हो जाएगा। या तो वहां पे पाई जोड़ दो, यहाँ पर निगेटिव जोड़ लूं, तो क्या हो जाएगा? -2 साइन, और ये क्या है? 4x - 80 है, तो 4x + 80, खत्म हो गई बात। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। कब? जब हमारा फिक्स एंड है। कौन सा एंड है? फिक्स एंड है, ये ध्यान रखेंगे, लॉजिक है ये, ठीक है ना। अगर फ्री एंड की बात करूं मैं, फ्री एंड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वाई रिफ्लेक्टेड, बोलो। यहां से गई पल्स, ऐसे गई, यहां पर है, और यहां से फिर ऐसे वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चल रहा होगा, ये ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, फिर आप ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। वो देखा तुम लोगों ने? अरे बाइक की रेसिंग होती है, वो एक ऐसे करके प्लेटफॉर्म होता है ना, यहां से बाइक वाला जा रहा है, तो ना, तो यहां से ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, तो क्या पलट के वापस आता है? बोलो, पलट जाता है। एक्सीडेंट वाले केस में तो उसकी सर नीचे और टायर ऊपर, इसमें क्या? टायर नीचे ही है। अभी उसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, तो फ्री एंड है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो बाइक्स फिर ये ऐसे करते करते क्या पीछे चली जाएगी, तो आपका ये हो जाए शेप चेंज नहीं होगा, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा? बोलो, 2 sin 4x - +80, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। याद रहेगा, ये कहानियां याद करने के लिए बता रहा हूं। जब भी फिक्स एंड होगा तो पलट जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब फ्री एंड होगा तो वो वापस तो आएगी, लेकिन पलटेगा नहीं, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, नहीं अब वेव के बारे में करते हैं। चलो लिखो, हेडिंग डालो, रेयरर टू डेंसर, हेडिंग डालिए, नोट करना है, बचा है कुछ नोट करना है, जल्दी नोट करो। कौन कह रहा है नोट सर? पंकज, पंकज ज्ञानी आदमी है, उसको कुछ सब आता है। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग खुद करोगे तो भी हो जाएगा ना? चलो आगे चले। रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। अब थोड़ा समझेंगे बच्चों, देखो मान लो रेयरर टू डेंसर। अच्छा, रेयरर टू डेंसर हम जाते थे तो ये एंड कौन सा क्या होता था? फिक्स्ड होता था। क्या होता था? फिक्स्ड एंड, ठीक है। और वापस आएगा तो कैसा होगा? देखो वापस वेव ऐसे आएगी, वापस वेव ऐसे आएगी। और जब ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, तो ट्रांसमिशन में तो फेज चेंज होता नहीं है, ट्रांसमिशन में तो फेज चेंज होता नहीं है। देखो समझो, ये रेयरर है ना, तो मैं उसको थोड़ी पतली रस्सी बनाऊं, अब उसको मोटा कैसे करें? समझ में आ रहा है ना? ये रेयरर है तो कुछ रस्सी क्या होगी? थोड़ी सी पतली ही होगी। और अगर ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब ये रस्सी जो है वो क्या है? थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी थिक है। चलो समझा देते, समझ लो। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए आई, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है ए आर, इसका एम्पलीट्यूड है ए टी। ये है आपकी ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। अब इसमें तो तीनों चीज इन्वॉल्व है, ट्रांसमिटेड और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड।
रिफ्लेक्टेड वेव। अब एम्पलीट्यूड क्या सेम होगा भाई, कुछ तो ट्रांसमिशन हो गया, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन 0 मानना है, अभी भी एब्जॉर्प्शन अभी भी 0 मानना है। तो लेकिन कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो गया, तो एम्पलीट्यूड सेम थोड़ा ना होगा। कुछ एम्पलीट्यूड इसमें बढ़ गया, कुछ आपका इसमें चला गया। समझ में आ रहा है? अगर रेयरर टू डेंसर, अगर रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर वाले में वही फिक्स, यहां पर रस्सी थी और रोप थी, इसको करते थे, ये क्या था, रेयरर था, ये था डेंसर। तो ये एंड कौन सा था, फिक्स था। तो जब भी रेयरर टू डेंसर गए तो बाउंड्री क्या हो गई, फिक्स्ड एंड हो गई। क्या हो गई, फिक्स्ड एंड हो गई। समझ लो, यहां से आप कर रहे हो, इधर आपका मतलब कोई मीडियम है जो डेंस है, मीडियम क्या है, डेंस है। तो ये तो अपोज करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इसमें वेव ट्रैवलिंग क्या होगी, मुश्किल होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जहां पे वेलोसिटी कम वो क्या हो गई, डेंसर। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वो क्या हो गई, रेयरर। ये एंड क्या होगा, ये एंड हो गया फिक्स्ड एंड, ये एंड क्या हो गया, फिक्स्ड एंड। क्योंकि ये टफ टू मूव है, ये क्या है, टफ टू मूव। मतलब मूव करना इसको आसान नहीं है। जहां पे मूव करना आसान होगा उसको क्या बोल देंगे, फ्री एंड बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, फ्री एंड। तो उसके उस पार क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, उसके उस पार क्या होगा, रेयरर मीडियम। तभी तो मूव कर रहा है। जब फ्री एंड है तो डेंसर टू रेयरर। फ्री एंड था ना, यहाँ पर फ्री एंड था, ये क्या था, डेंसर ये था, और ये क्या था, रेयरर था। ये वाला मीडियम क्या है, इसकी बाउंड्री पर क्या है बेटा, जब भी हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो ये एंड क्या हो जाएगा, फ्री एंड हो जाएगा। तो ये जो एंड ये होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्री एंड। क्या बोलेंगे, फ्री एंड। लेकिन जब रेयरर टू डेंसर डालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एंड। जोड़ते जोड़ते चलो कॉन्सेप्ट, बीच बीच में समझोगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से समझो, पूरी क्लास समझ लीजिए। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई तो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। हाँ, अब बताइए, इसमें इसमें फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मीडियम के साथ, नहीं चेंज होती। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी एफ मान सकते हैं, बोलो ऐसा नो। इसमें वेलोसिटी v1, तो इसमें वेलोसिटी v1 v2, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। इसमें अगर वेवलेंथ λ1 तो इसमें भी वेवलेंथ λ2। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ भी क्या करती है, चेंज कर जाती है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v1, तो इसकी वेलोसिटी भी v1, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे, एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे। क्यों, किसकी बात कर रहे हैं, v बराबर √T/μ। अरे रस्सी तो वही है, रस्सी तो वही है। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 √T/μ। T आपका मान लो कि सपोज करो कि सेम है हर जगह, टेंशन का सेम है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो रस्सी क्या है आपकी, सेम है। तो वेव की वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहां पर v1 और यहां पर भी v2, यहां पर क्या v2, क्योंकि मीडियम आपका चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज हो गया ना। v2 बराबर T/, अरे रस्सी के टर्म में मत समझो बच्चों, स्ट्रिंग वेव है, T/μ। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो डेंसर मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मोटी रस्सी हो सकता है, दो रस्सी जुड़ी हो, एक छोटी पतली रस्सी हो, उसके साथ में बड़ी रस्सी जुड़ी हुई, और यहां से हम वेव अगर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें भी उसी वेलोसिटी से वेव चलेगी। दो रस्सियां जुड़ी हुई हैं, एक पतली और एक मोटी है। तो इधर से मैंने हिलाया तो सेम वेलोसिटी जाएगी, नहीं जाएगी, सेम वेलोसिटी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ज्यादा बताने के चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, सुन लो मेरी बात, दोबारा से समझ लीजिए। मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कुछ जनरल एग्जांपल भी दे रहे हैं, कुछ थ्योरी भी बता रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। चलो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बात समझिए, रस्सी वस्सी सब भूल जाइए। स्ट्रिंग वेव है, पल्स है, बात समझिए, लॉजिकली चलते हैं, ठीक है। पल्स है एक, ये कौन सी वेव है आपकी, इंसिडेंट वेव है। कौन सी, इंसिडेंट वेव, ठीक है। इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। ये बात तो समझ में आई कि रेयरर टू डेंसर हम जाएंगे तो ये एंड क्या होगा, फिक्स्ड एंड होगा, ये एंड क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो मीडियम, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये कौन सा रेयरर है, ये क्या है, डेंसर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा ही सेम होगी, और अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसकी v1 मान लेता हूं, इसकी मान लेता हूं
v2, इसकी λ1 इसका λ2, क्योंकि वेवलेंथ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, वेवलेंथ अलग अलग होता है। v बराबर है लैम्डा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, केवल फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लैम्डा और वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है किस मीडियम में आ रही है, सेम मीडियम में ही तो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो सेम मीडियम में आ रहा है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये तो ट्रांसमिट होकर अलग मीडियम में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ए वाई आई बराबर ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बात समझ में आई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, वेव की इक्वेशन बता दी, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब थोड़ा समझ लो, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई एफ, बात सही है। के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, बोलो, ओमेगा अपॉन ओमेगा बाई के भी तो होता है, ठीक है। और यहां से लिख सकते हो v बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। एफ लैम्डा तो होता ही है उसमें, वो भी कह सकते हो। बात समझ लो, हमने ये ओमेगा और के को चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, ओमेगा और के को चेंज नहीं किया, किसमें, रिफ्लेक्टेड वेव में, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, भाई रिफ्लेक्टेड वेव की भी इसी मीडियम में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं होगी, ठीक है। लैम्डा चेंज होगा, नहीं होगा, लैम्डा चेंज होगा, नहीं होगा, तो लैम्डा नहीं चेंज होगा तो के भी चेंज नहीं होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको बताया क्यों, इसको बताया इसलिए क्योंकि ट्रांसमिशन में काम आएगा ये। देखो वाई टी बराबर क्या, ए टी साइन, बोलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो सही है, क्या गलती है इसमें, हाँ, चेंज हो जाएगा। देखो बात समझो, वाई इसका ये चेंज हुआ, ऊपर ही दिशा में है तो ए टी, लेकिन ए टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के बराबर क्या, 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा ओमेगा क्यों नहीं चेंज किया, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी इधर भी एफ उधर भी एफ, तो ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट के चेंज कर जाएगा, बट के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है बच्चों, समझ के करेंगे तो ही सवाल होगा, रट के करोगे नहीं होगा, कितना भी रट लोगे। समझ में आ गया। तो जब भी हमारा ट्रांसमिशन होगा तो इसका एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी माइनस के डैश, इसको कर दो के डैश एक्स। अच्छा माइनस के डैश एक्स क्यों, प्लस के डैश एक्स क्यों नहीं, इसमें तो सर जी आपने प्लस कर दिया, इसमें आपने निगेटिव ही रखा, ऐसा क्यों, हाँ उसका सेम डायरेक्शन है भाई, ये तो पलट के इधर डायरेक्शन में आ गई, ये तो देखो सेम एक्स डायरेक्शन में अभी ये भी जा रहा था, ये भी क्या है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, सेम ही होगा। और ये तो पलट के फिर वेलोसिटी इसकी माइनस एक्स की दिशा में, तो यहां पर प्लस। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है, चलिए ध्यान रखेंगे तो ही हो पाएगा सवाल, वरना तो कंफ्यूज होते रहोगे। लिख लो इसमें एक लाइन, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस ऑन चेंजिंग मीडियम, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस on changing the medium, but frequency does not change, but frequency does not change. Speed and wavelength changes on changing medium, but
बट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये कहानी कौन सी थी? जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे थे, रेयर टू डेंसर जा रहे थे, जो बाउंड्री थी वो क्या थी? फिक्स जॉइंट थी। अब हम चलेंगे डेंसर टू रेयरर। जब हम डेंसर टू रेयरर चलेंगे तो बाउंड्री क्या होगी? फ्री एंड होगी। क्या होगी? फ्री एंड होगी। और फ्री एंड की कहानी अलग है। फ्री एंड में गए और वापस आ गए, गए और वापस आ गए, तो रिफ्लेक्टेड वेव वापस तो आएगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम दिशा में होगा। और ट्रांसमिशन में तो हमेशा ही सेम दिशा में होता है, ट्रांसमिटर में पलट थोड़ा जाएगा, ट्रांसमिटर कुछ पार्ट होगा आपका आगे नहीं। तो ऐसी वेव आएगी कि ऐसे आएगी, ऊपर आएगी। अभी कैसे आएगी बनाते हैं, लिखो डेरा टू रेंसर। मिटाल दो बच्चों, हो गया? निशा नोट किया बेटा? बताओ लास्ट में नोट हो गया? नोट कॉन्सेप्ट जोड़ते जोड़ते चलिए। हाँ, घर पे पढ़ते हो तुम लोग? पढ़ते हो, रिवाइज करते हो? बेटा कुछ नहीं तो नोट जरूर रिवाइज करो। जो पढ़ा रहे हैं, देखो 3 पन्ना लिखाता हूं और 3 पन्ने में 2 घंटा एक्सप्लेन करता हूं। 2 घंटा कहानी समझाता हूं ना, तब 3 पन्ने होते हैं हमारे। 2-3 पन्ने, 4 पन्ने से ज्यादा थोड़ा पढ़ाता हूं। तो वो चीजें जब आप पढ़ोगे ना, जैसे मैंने कहानी समझा दी, बाइक से टकरा, तो चीजें याद हो जाएंगी बच्चों, अगर आप रिवाइज करोगे तो। ये सब किताब पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ये बात समझ लीजिए। किताब में तो लिखी हुई है, किताब तो लिखा ही हुआ है बच्चों। टीचर का काम है उस चीज को एक्सप्लेन करना, और जब याद करोगे तब वो रिकॉल हो जाएंगी चीजें। और आज ही करना है, आज घर गए और आज बैठ जाओ इसको रिवाइज करना, एक एक पॉइंट को रिवाइज करो। जब कॉन्सेप्ट बना लोगे तभी सवाल लगेंगे, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सवाल अपने आप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, सवाल लगाओ। केवल नोट्स पढ़िए, पढ़ना बंद कर दीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बंद कर दीजिए। अब मत पढ़ लिए, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, अब समय आ गया केवल नोट्स पढ़िए। नोट्स को 3 बार पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू 3 बार लगा लीजिए। यही तरीका है। देखो तैयारी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तरीके फॉलो होते हैं 3-4 महीने नहीं, पहले नहीं फॉलो होते हैं। मतलब पूरा ईयर आप बहुत सारे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अब चीजों को कंसोलिडेट करने का समय है, कंसोलिडेट करने का समय है। तो जो चीजें आप रिकॉल कर पाइए उन्हीं चीज को पढ़िए। आपने जो एनसीईआरटी जुलाई में पढ़ी थी, क्या उसकी कोई बात आपको रिकॉल हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही तो मत पढ़िए, उसकी रिकॉलिंग वैल्यू बनाइए। नोट्स देखो बार बार पढ़ने हैं, नोट्स बार बार पढ़ने हैं। एक देखो एक नियम है कि नोट्स को 3 बार पढ़ लीजिए, नोट्स को 3 बार पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू कम से कम 3 बार लगा लीजिए। तो कम से कम आपको कुछ आइडिया तो लग जाएगा कि एग्जाम क्या है। घूम फिर के वही सवाल आता रहता है, घूम फिर के वही पीवाईक्यू का सवाल, कुछ इधर ट्विस्ट कर देंगे, कुछ उधर ट्विस्ट कर देंगे। अगर आपका नोट्स मजबूत है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता है, तो आप सवाल घुमा फिरा के निकाल ही ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ट्रिक्स पता है, ट्रिक्स डेवलप करनी पड़ती है बच्चों, समझिए। जैसे आई मैक्स अपॉन आई मिन वाला सवाल मैंने कराया ना, अब थ्योरी पढ़ा दी, वो सवाल तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो कोई एक सवाल थोड़ा ना, बहुत सारे सवाल है ऐसे। कितने सवाल करा लूं, क्लास में पॉसिबल नहीं है इतने सवाल का डिस्कशन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है लास्ट 35 ईयर के पीवाईक्यूज एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 बार कह रहा हूं मैं। अच्छा, एक बार लगाने में ही मेहनत है, एक बार लगाओ, उसमें मान लो 50 सवाल है, 50 सवाल में आपको 10 सवाल मान लो टफ बने, 50 सवाल आपने सॉल्व किए तो 10 सवाल टफ बने, उस पर कुछ बना दो, अल्फा बना दो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी बना लीजिए कि 10 सवाल, 5-10 सवाल मुझे रिवाइज करने। तो नेक्स्ट टाइम जब पीवाईक्यू सॉल्व करिए तो केवल इन 10 सवालों को करिए, क्योंकि बाकी 40 हो जाएंगे। जब पहली बार होगा तो दूसरी बार में भी हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है, दूसरी बार में भी हो जाएंगे। अच्छा, फिर 10 में से 2 फंस गए, 10 में से हो सकता है 2 फिर फंस गए। अच्छा, 10 में अगर फंसे आप, तो उसमें कुछ आपने ढूंढ ढांड के वो सवाल किया, इधर उधर से देखा, टीचर से पूछा, अपने आप समझे, इधर से सर्वे किया, 2-4 किताब और पढ़ी, समझा, कुछ आप उसमें से निष्कर्ष निकाल के लाओगे कि ये सवाल क्यों हमसे नहीं हुआ था। कुछ हो सकता है मैथ्स इन्वॉल्व हो, कुछ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला इन्वॉल्व हो, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, हो सकता है इन्वॉल्व, हो सकता है चीजें इन्वॉल्व हो, तो उसको आपको नोट्स में लिखना है। पीवाईक्यू का वो बना लीजिए, पीवाईक्यू का एक पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू से क्या क्या डेटा आपने निकाला, निकलते हैं डेटा बेटा, लगाओगे तो निकलेगा, केवल ये पर्याप्त नहीं है, और वो आपको खुद करना है, वो तो कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, उसको आपको खुद जनरेट करना है। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको पता ही नहीं है, पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पता है? नहीं पता है। जैसे ए अपॉन बी बराबर
सी अपॉन डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। अब ये मैथ्स का फॉर्मूला है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इस पे बेस्ड हो ना, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व रहती है। फिजिक्स में क्या है, बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है। तो हो सकता है किसी सवाल में ये पूछा हो, कुछ सवाल में हो सकता है कुछ और चीज पूछी, तो उन सारी चीजों का ट्रिक्स बना लेना, आपको ट्रिक्स बना लेना है। 10 सवाल आपके फंसे, 10 सवाल, फिर आखिरी के दिनों में, आखिरी के जो 10-15 दिन या एक हफ्ता बचेगा, तो उसमें ये जब तुम तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो सकता है 2 बार तुम रिवाइज कर डालो बेटा, तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो 10 में जैसे पहली बार किया तो 10 फंसे, समझो 50 सवाल थे तो 50 सवाल किए आपने, मान लो 20 सवाल फंस गए आपके, 30 सवाल तो कर लेगा आप, 10-20 सवाल फंस गए तो इस पर टिक लगा दिया आपने, इसको सॉल्व किया तो बाद में आपको 5 सवाल ये हुए कि नहीं 5 सवाल अच्छे हैं, हमको एग्जाम से पहले क्या करना है, रिवाइज करके जाना है, तो उसको केवल आप लगाओगे, केवल इस सवाल को लगाओ और सारे सवाल तो पहले से लगे तो बाद में भी लग जाएंगे ना। लेकिन इन सवालों को करने में जो ट्रिक्स आपने डेवलप की, जो छोटी छोटी चीजें आपने डेवलप की, या तो उनकी अलग से कॉपी बना लो ना, या तो A4 शीट पे लिखो और उसको क्या करने जाओ, उसको लगाते चले जाओ। फोल्डर ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का फोल्डर ले लो, उसको फिट करते चले जाओ। जैसे चैप्टर 1 में आपने पीवाईक्यू लगाया, पीवाईक्यू की शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप की, उसके सवाल लगाए, उसको नथी कर लिया। फिर चैप्टर 2 उसको कर लिया। अच्छा चैप्टर 1 को दोबारा किया, चैप्टर 1 को दोबारा किया तो उसमें ऐड कर लिया, दोबारा किया, मान लो किसी और सोर्स से लगा, अभी पीवाईक्यू लगा लिया, फिर एम्स के भी पीवाईक्यू लगाने लगे, फिर आपने लेवल 1 के क्वेश्चन लगाने लगे, उसमें से भी कुछ निकला तो उसको भी डेवलप कर लिया। उस चीजों को क्या करते जाइए, उस चीजों को ऐड करते चले जाइए और उसको लास्ट टाइम में रिवाइज, अप्रैल में केवल यही करना है ना। अच्छा अलग अलग सोर्सेस से पढ़ना बंद कर दीजिए, इधर उधर से पढ़ना बंद कर दीजिए। आप लोग करते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ पढ़ाता हूँ, फिर घर जाते हो कुछ और पढ़ते हो, ये नहीं करना है। जो नहीं समझ में आ रहा बेटा पूछो, टीचर क्यों अवेलेबल है, पूछने के लिए तो है, अवेलेबल है। जितना पढ़ा रहे उसको समझने की कोशिश करो, ज्यादा फालतू की चीजें समझो, बेसिक से मत पढ़ने सोचो, उठा के पढ़ना शुरू कर दिया एकदम एनसीईआरटी बेसिक एकदम प्रीफेस से उठा लिया कि हाँ भाई किसको किसको इन्होंने, मेरी मदर का बड़ा योगदान है, मेरे फादर का योगदान है, वो पढ़ने लग गए ना। उसके बाद साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ने लग गए, वो सब काम नहीं आएगा ना। केवल नोट्स और पीवाईक्यू और शॉर्ट ट्रिक्स। अच्छा समय आ गया है पढ़ने का, टाइम हैज अराइव्ड, अब आपको करना है ना। तो इस प्रोसेस पे चलोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे दोगे, इस प्रोसेस में नहीं चलोगे तो कोई रिजल्ट नहीं दोगे। 3 महीना पर्याप्त है, अभी है हमारे पास समय, मेहनत करो, हो जाएगी, होपलेस मत होइए, करिए, मेहनत करिए, करने से ही होगा, ठीक है। कुछ दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो, बता दूंगा मैं, लेकिन प्रोसेस यही है बेटा, बड़े बड़े एग्जाम का प्रोसेस यही है। लास्ट के जब सेशन स्टार्ट होता है तब मैं नहीं कहता हूं कि आप ऐसे आओ ये पढ़ो, सेशन स्टार्ट होता है तब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप ऐसे पढ़ो, लेकिन अब मैं बोलूंगा ये, क्योंकि तब आप डेवलप कर रहे होते हो, चीजों को सीख रहे होते हो। लेकिन अब समय आ गया उसको कंसोलिडेट करने का, चीजों को समेटने का समय आ गया है। तो चैप्टर उठाइए, पहला चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस पूरा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, केवल नोट्स पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। अच्छा परफेक्शन कभी नहीं आता है, सोचो कि नहीं सर अब डायमेंशन नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है, चलो एनसीईआरटी देख लें, चलो कोई वीडियो देख लें। बेटा वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो है, कहां तक देखोगे ना। फिर दूसरे टीचर की स्टाइल दूसरी है, 2 घंटा अपना वेस्ट करोगे ना, फिर उसकी स्टाइल अलग है, कुछ उसने कुछ अलग तरीके से समझाया, मैंने कुछ अलग तरीके से समझाया गया, ठीक है। कोई अगर टफ है मेरा भी वीडियो में मत देखो, नोट्स देखो, क्योंकि नोट्स तो हो गया, जिस क्लास में एब्सेंट हो उसको देख लेना, वरना नोट्स केवल पढ़िए, नोट्स को 2-3 बार 4 बार पढ़िए, सवाल मैक्सिमम 99% सवाल आपके हो जाएंगे। 1% की गारंटी कोई नहीं ले सकता बच्चों, लेकिन मतलब 99% सवाल आपके हो जाएंगे केवल नोट्स पढ़ने से, और नोट्स बहुत डिटेल में है, मतलब एज मेरे सब्जेक्ट में तो मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। बायोलॉजी में भी आप लोग का अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री में कुछ ऊपर नीचे है तो आप लोग मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सर को भी मैंने 2 टीचर भी इसीलिए आप लोगों के लिए लगवा दिया है कि जो भी कमी आपके अंदर रह गई हो तो उसको हम लोग दुरुस्त कर लें एग्जाम तक, ठीक है। तो उसको करेंगे, ये करेंगे सब लोग। मुझे नोट्स दिखाओगे, बताइए, प्रोसेस बना दें। तो चैप्टर का मैं रिवीजन का लिस्ट आप लोग को दूं, कैसे करें बताओ। देखो बेटा, देखो कहानी वही है, पढ़ा दे, पढ़ लिया, घर पे गए, सो गए, 2 घंटे 3 घंटे मन किया तो पढ़ लिए, फिर सुबह उठे चले आए। अच्छा कुछ बच्चे जो जाके सो जाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता करना क्या है। कुछ बच्चे तो मेहनती हैं, 5-10 बच्चे मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत करते हैं, बाकी बच्चों की यही कहानी है, आए 6-7 घंटे क्लास चलती, थक तो जाते ही होंगे अच्छे से
ना। उसके बाद बढ़िया खा पी के ठंडी का मौसम है सो गए, फिर सुबह पढ़े वढ़े फिर चले आए। देखो उससे नहीं होगा, और केवल केवल पढ़ाया पढ़ा पढ़ाया पढ़ा पढ़ाया पढ़ा से नहीं होगा। आपको नॉलेज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो एक कोच हो सकता है, जैसे क्रिकेट का भी कोच है, आपको खेलना सिखा सकता है, खेलना आप ही को है भाई। विराट कोहली का कोच उसको खेलना सिखाया होगा ना, खेल तो वही रहा है, कोई और खेल रहा है ना। उसने अजय सूर्य कुमार यादव आप देखो अलग ही बैटिंग कर रहा है, मतलब वैसी बैटिंग तो सिखाई नहीं जाती कभी भी, तो वो ट्रिक्स उसने डेवलप की है ना। वही बेटा पढ़ाई के साथ ही कोई, अच्छा लोग सोचते हैं कोई कुछ ऐसा होगा कि कभी परमात्मा आशीर्वाद ऊपर से दे देंगे और बस हो जाएगा मेरा सिलेक्शन ना। अभी जैसे ही आएगा ना मार्च अप्रैल, मंदिरों में भीड़ लग जाएगी, अरे बस 500 रुपए भगवान, अच्छा नहीं 1000 ठीक है, करा दो एक बार सिलेक्शन ना, मन्नत वन्नत मांग लेंगे इधर से उधर। तो भगवान भी क्या करेगा बेटा, मन्नत मांगने वाले बहुत हैं ना, उनका भी 18 लाख लोग हैं, सबके पास पैसे हैं, सब लोग घूस दे रहे हैं भगवान को, तो कहां से हो जाएगा। आपको अपना करना है ना, आपके अंदर स्किल होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको लेके चलना है बेटा, समझिए बच्चों, बात समझिए कि आपको लेके मेहनत अपनी चलनी है, ट्रिक्स आपको डेवलप करनी है। नोबडी इज गोइंग टू डू हार्ड वर्क, जो आपको करना है वो आप ही को करना है, कोई और नहीं आएगा करने के लिए, कोई नहीं आएगा करने के लिए। दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब बंद कर दीजिए, सबसे गुस्सा हो जाइए ना, नाराज हो जाए। ये सब रिश्तेदार आपका पर्चा फीस माफ कराने आएंगे बाद में, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना तो कह देंगे डॉक्टर साहब पैसा मत लीजिए, ठीक है। तो परेशान नहीं हो ना, अपना काम पे करना है एकदम। तो इसको मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट करा दूं? क्लास तो नहीं स्टार्ट हो सकती है, क्लास तो बहुत वो है, लेकिन मैं कुछ प्रोसेस बना देता हूं कि आप लोग इतना करके लाइए और मुझे बताइए कि हाँ मैंने इतना किया। मैं अपडेट करूंगा तो थोड़ा सा आप लोग फ्लो में रहोगे साथ में, ठीक है। चलिए तो उसको टेस्ट के साथ ही ऐड करेंगे। इस टेस्ट के बाद से ये जो टेस्ट हो जाएगा, एक टॉपिक करंट, एक टॉपिक रिवीजन, एक टॉपिक करंट, एक टॉपिक रिवीजन। लेकिन मुझे उसमें चाहिए कि आप रिवीजन करके आइए बच्चों। कोई भी बच्चा है, ये मैं बता रहा हूं बेटा, मार्क माई वर्ड्स, आप नोट्स को 3 बार पढ़ो, आप मत पढ़ो एनसीईआरटी। किसी बच्चे को नहीं समझ मत पढ़ो, एनसीईआरटी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। एनसीईआरटी पढ़ने का समय है लेकिन वो निकल चुका है, अब निकल चुका है। जो अच्छे बच्चे जिनका पहले से ही कॉन्सेप्ट मजबूत है, देखो बात समझो, कोई 2% सेम नहीं है। जैसे शिवम है बच्चा, इसने ट्रिक्स डेवलप की हुई, बहुत सारे सवाल देखोगे बता भी देता है बच्चा, तो इसने ट्रिक्स ऑलरेडी डेवलप की हुई है। बट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सॉल्व द एनसीईआरटी। शिवम तुमने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है? एनसीईआरटी नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे ना, वन टाइम कर रखा तुमने, तो वन टाइम कर रखा तो इसने ऑलरेडी डेवलप कर रखी ट्रिक्स। मतलब जो मैं भी समझता हूं ना, पढ़ा रहा हूं तो मुझे समझ में आता है कि रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, कैसा है, तो उसने एक बार कर रखा। बट मोस्ट ऑफ द यू सॉल्व नहीं किया, तो ट्रिक्स कैसे होंगी? अच्छा कोई बता दिया उसने तो लोगों को लग रहे हो जो जादू पढ़ने तेज, अरे तेज भाई कुछ नहीं होता है, तुम भी पढ़ोगे तुम भी तेज हो जाओगे। सॉल्व करो तो डू द प्रोसेस करोगे तो आपके अंदर भी आ जाएंगी चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सीएम को और मेहनत की जरूरत है, जैसे उसकी ट्रिक्स डेवलप है, अब उसको थोड़ा और अपर लेवल पे जाना है कि जो मैक्सिमम सवाल, कोई भी टफ से टफ सवाल आ जाए तो वो भी मुझे सॉल्व कर देना ना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जो टफ से सवाल है, जैसे फिजिक्स नॉट स्कोरिंग, मैक्सिमम बच्चों का वीक होता है फिजिक्स, लेकिन रैंक यही बनाता है क्योंकि बायोलॉजी सब कर ले जाते हैं, ये बात समझिए। और केमिस्ट्री किसी से नहीं होती है, फैक्ट है। बड़े बड़े कोटा फैक्ट्री देखी आप लोगों ने, देखा ना, वो केमिस्ट्री के ऊपर तो पूरा मोनोलॉग है ना, एनसीईआरटी पढ़ा, ये पढ़ा, 3 टीचर बदला, ये किया वो किया, तब भी केमिस्ट्री नहीं हुई। तो ये है बेटा नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट हो गए थे फिजिक्स में, आधी फिजिक्स उन्होंने खत्म कर दी अच्छे से समझा के ना। अब उसमें ऐसे साइंटिस्ट बने नहीं, वो तो मोनोलॉग में बताया गया, ये फैक्ट है और फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। फैक्ट को क्या है, एक्सेप्ट। बेटा ऐसा थोड़ा ना कि हमारे अंदर कमी है, टीचर के अंदर कमी है, ठीक है, हम टालते रहते हैं बेटा। उसमें कोई चीज पिक्चर में दिखाई गई है, उसमें दिखा तो वो रियलिस्टिक चीजें हैं, ऐसा मत सोचिए मजाक के लिए डाल गई हैं, वास्तव में रियलिस्टिक है। और वास्तव में लोगों का सिलेक्शन जो होता है बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ के हो जाता है, केमिस्ट्री जो चीजें रटने वाली हैं वो रट लो, वो फिजिकल वाली चीजें हैं जो कर सकते हो उसको कर लो। लेकिन सोचो कि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। इनऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, पता नहीं कौन सा रैंडम आ जाए, एक्सेप्शन कुछ भी एक्सेप्शन में उठा के दे देते हैं, तो क्या कर लोगे ना, तो वो नहीं करते। लेकिन फिजिक्स में इतना एक्सेप्शन नहीं है, फिजिक्स का तो लॉजिक है, आप करते चले जाओ। तो अब सोचो कि कंपटीशन में हमको कैसे क्वालिफाई करना है, कंपटीशन कैसे निकालना, ये सुना। ये 12वीं की क्लास नहीं चल रही कि मैंने पढ़ा दिया आपने कर लिया, मैंने पढ़ा दिया आपने समझ लिया। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद आपको सवालों को लगाना है, ट्रिक्स डेवलप करना है, स्पीड अपनी बढ़ानी है, फिर मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है, फिर रिकॉल सारी चीजें करनी है। 3 घंटे का पेपर होगा बेटा, उसमें इतनी सारी कहानी कहां से याद आएगी ना। तो फिर क्या करना है, आपको रिकॉलिंग पावर बढ़ानी है, तो 2-2 चैप्टर रिकॉल करो, फिर 4-4 चैप्टर रिकॉल, फिर 6-6 चैप्टर रिकॉल करो, फिर पूरी यूनिट रिकॉल करो। धीरे धीरे रिकॉल करते 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 वो समय आ जाएगा जब हम लोग एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग थोड़ा सा मेहनत बांधिए। टेस्ट का भी मैं पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से चेंज कर दूं। सब लोग ओके हैं? ठीक है, तो ये जरूर करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है सबसे कि ये बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को मान लो, गांठ मार लो कि नोट्स 3 बार पढ़ना है। क्या पढ़ोगे आप लोग? प्रॉमिस करिए पढ़ेंगे नोट्स, नोट्स ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। और पीवाईक्यू लगा लीजिए एटलीस्ट। अब मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू लगा लो, वो एमटीजी वाले लगा लो, जो आते हैं 35 साल वाले ले लो। ठीक है, एमटीजी वाले लास्ट 35 ईयर के एटलीस्ट लगा लो, कम से कम उससे आइडिया। उसके बाद लेवल 1 के सवाल लगाओ, फिर आप लेवल 1 के। अच्छा, जो बच्चे अच्छे से लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो पूरी किताब सॉल्व करें। किताब सॉल्व कर लो बेटा, एक सवाल नहीं फंसेगा। मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स की इतनी अच्छी किताब है, सॉल्व कर लीजिए, एक सवाल आपका नहीं फंसेगा। लेकिन बेटा उतना रिकॉल कर तो पाओ, कर तो पाओ। नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, होपलेस नहीं होना है, एटलीस्ट इस प्रोसेस पे आओ। अच्छा, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, फिर उस पे जाना है। ये नहीं कि उसको करो, अब उसको करने बैठ गए तो पता चला हो ही नहीं रहा, एक ही चैप्टर में लगे हुए हो ना। तो उसको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर पहले ये निपटा लो, पहले ये इतना निपटा लो। नोट्स को 3 बार पढ़ना है तो पढ़ना है, हर चीज नोट्स में से मिल जाएगी। और पीवाईक्यू करना है तो करना है। ठीक है, उसके बाद शीट बनाइए भाई लोग। एक 500 रुपए का वो आता है, 250-300 रुपए, 500 पन्ने होते हैं A4 शीट वाले, और 3 10-10 रुपए के फोल्डर्स ले लीजिए, उसमें ऐड करते जाइए। उसमें 2 चैप्टर किए, लिखा, डायमेंशन ऐड किया, फिर लिखा, फिर उसको ऐड करिए। कुछ नेक्स्ट आपका डेटा मिला तो उसको भी क्या कर जाए, ऐड करते चले जाएंगे। भाई कॉपी में लिखोगे तो कॉपी में एक्स्ट्रा पन्ना नहीं ऐड कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा पन्ने क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐड कर सकते हैं। तो उसको क्या कर लिया आपने, ऐड कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये तो कहानी हो गई हमारी पढ़ाई की। अब पढ़ाई में आते हैं, क्योंकि देखो, हाउ टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ना से ज्यादा कैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा बेटा, यूट्यूब पे सर्च मार लोगे, देख लोगे। तुम लोग भी बहुत ज्ञानी हो, जो फंसता है वो देखते ही हो ना, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देते हो। चलो आगे चलें, यहां तक हो गया। चलो बेटा, इसके ऊपर एक सवाल कर लें। अच्छा, ये डेंसर टू रेयर नहीं हुआ ना अभी? हाँ, तो मैं करा रहा हूं, रुको। डेंसर टू रेयर लिखो, डेंसर टू रेयर। मेहनत करिए बच्चों, सिलेक्शन चाहिए मुझे। चलिए, आपको भी चाहिए ही। अच्छा, ये यहां से चलो बात समझते हैं। छोड़ो, बातें हो गई, समझ गए आप लोग, कल से इंप्लीमेंट करिए। ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयरर। अच्छा, डेंसर टू रेयरर में ये जो एंड है वो कैसा एंड है, फ्री एंड है। क्या है, फ्री एंड है। तो फ्री एंड वही आप एज्यूम कर लीजिए, बाइक आई, ऊपर गई और फिर ये नीचे आया, तो क्या हुआ, यहां पर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ये ऐसे। अच्छा, ट्रांसमिट हुआ तो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। अब कैसे चेंज करेगा देखेंगे। देखो, वैसे तो डेंसर में क्या होता है, डेंसर में भाई भारी रस्सी है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम। और हल्की, भाई ये वेव है, वेव इसमें जनरेट हुई, ठीक, थोड़ा समझ लो, समझ लीजिए। वेव इसमें जनरेट हुई और यही वेव छोटी पतली रस्सी में गई तो उसका एम्पलीट्यूड क्या कर देगी, बढ़ा देगी। क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि भारी में तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, और रेयर में, हल्के में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट लॉजिकली चलेंगे, बनाए बनाएंगे नहीं, देखेंगे हम बाद में। तो मान लेते हैं इसको इसका क्या हो जाएगा, ए आई, इसका क्या हो जाएगा, ए आर, और इसका हो जाएगा ए टी। अच्छा, कम ज्यादा होगा हम देखेंगे बाद में, अभी हमसे मतलब नहीं है, समझ रहे। अच्छा, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, इसमें हमने मान लिया लैम्डा 1, इसमें क्या मानेंगे, लैम्डा 2, इसमें फ्रीक्वेंसी एफ, इसमें क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ। अच्छा, इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2, ठीक है, और ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये वेलोसिटी v2 हो गई, अरे v1 हो गई जी, और इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, v2 हो गया। चलो जल्दी समझो बच्चा, टाइम लॉस हो गया, समझिए। v1 ठीक, ये हो गया y i, ये हो गया y r, ये हो गया y
टी। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, एक सवाल भी करना है। वाई आई बराबर क्या, वाई आई बराबर ए आई साइन ओमेगा टी माइनस, अच्छा ये लेमडा वन मैंने मान लिया, समझो लेमडा वन मान लिया तो उसको K1 x बोल लूं, बोलो K1 x बोल लूं, क्योंकि K बराबर क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा वन, ठीक है। अच्छा वाई आर बताओ, वाई आर बराबर ए आर साइन ओमेगा टी माइनस क्या, यहां पर भी K1x ये माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस। वेलोसिटी तो क्या है अभी भी सेम है, वेलोसिटी क्या है आपकी सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो वाई टी, वाई टी बराबर क्या होगा, वाई टी क्या होगा, वाई टी बराबर ए टी साइन ओमेगा टी माइनस K2x। अच्छा K2 क्यों, क्योंकि लेमडा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लेमडा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। और देखो यहां पर जो V1 है, V1 बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू वन और V2 बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू टू। टेंशन सेम रहेगी, या अभी केवल लिख लो V प्रोपोर्शनल टू टेंशन सेम दिया होगा तो ही मानेंगे ना। V बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें पता भाई इसकी अगर इक्वेशन हमको चाहिए, समझिए बात, तो K1 हमको, अगर हम K2 हम निकाल सकते हैं, K2 हम निकाल सकते हैं। अगर हमें AR और AT पता हो, AR अगर और AT अगर पता हो तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। अच्छा उसका बहुत थोड़ा सा मतलब वो है क्या कहते हैं डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, फाइनल एंड रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो लिख लो इसको, क्योंकि फिर उसमें 1 घंटा लगेगा। AR फाइनली याद ही करना रहता है इसको, इसमें कोई वो नहीं है। AR बराबर V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, ठीक है। और AT बराबर 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, ट्रांसमिटेड का 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ये याद कर लेंगे, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेंगे। ये कहीं लाइट वेव साउंड वेव में आएगा तो मैं डराइव भी करा दूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए इसको याद कर लेंगे बच्चों। टाइम हो गया क्या, सर आ गए क्या, अजय सर आ गए, भी नहीं है। चलो एक सवाल इस पे मैं दे दूं, आप लोग करके लाओ, कल डिस्कस कर लेंगे, सवाल मैं दे देता हूं। हाँ चलिए आगे चलें, हो गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, पढ़ लो आकाश। तुम सीतापुर के रहने वाले हो कि बहराइच के, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, तो कम से कम सीतापुर का ही नाम रोशन करो ना। चलो हमारे पड़ोसी जिले का है बच्चा, पढ़ते हो, तुम लोग की इंडिविजुअल क्लास लेने वाला हूं मैं बहुत जल्दी, एक एक से मिला के पूछूंगा कि क्या प्रोग्रेस है तुम लोगों की, सबको बुला के पूछूंगा, इंडिविजुअल काउंसलिंग होने वाली है आप सब लोगों की, नॉट ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, 1 घंटा लूंगा कम से कम, ठीक है। जब से आपने एडमिशन लिया नोट्स वगैरह के साथ आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा आपने कितना पढ़ा क्या किया, किताब मंगाई जाएगी, किताब में टिक लगा है तो पढ़ा, करना पड़ेगा, तुम लोग बहुत वो हो रहे हो,
इस एज में आप लोगों को पता नहीं होता आपको क्या करना है, जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा ना, प्रेशर डालना जरूरी है। वो खत्म कर दिया टीचरों ने मारना वारना सिस्टम, मारने वाला सही था, डर से ही आदमी पढ़ता है, ये बात बहुत एकदम सत्य है। बिना डर के आदमी पढ़ता नहीं है, बिना डर के पढ़ता है बहुत बहुत मेच्योरिटी पर, और मेच्योरिटी पे भी नहीं पढ़ता है बच्चा, डर से ही पढ़ता है। डर है मतलब थोड़ा सा प्रेशर है ना तभी पढ़ेगा कि हाँ टेस्ट है, टेस्ट नहीं है तो फ्री है ना, दबाव पड़ेगा तो ही उसके अंदर आएगा मजा। चलो ये हो गया बच्चों, सुनो सवाल सुनो। सवाल मान लीजिए, सवाल ये हो रहा है, ये है रेयरर, समझिए ये रेयरर है और ये क्या है, डेंसर, ठीक है। और रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो ये एंड कौन सा होगा, बोलो, फिक्स्ड एंड है, क्या है ये, फिक्स्ड है। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, यस और नो, और इधर जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये ट्रांसमिटेड हो गया, ये इंसिडेंट वेव हो गई, ठीक है। और यहां पर मैं बोल रहा हूं ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो देखो μ2 बराबर 4 μ1, μ2 बराबर 4 μ1, और टेंशन सेम मान लिया, मैंने टेंशन इन दोनों में सेम मान लिया, टी सेम, टी अगर सेम है, टी अगर सेम है तो मुझे चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव, वाई रिफ्लेक्टेड वाई ट्रांसमिटेड, और इक्वेशन दी है वाई आई दी है 3 sin 2x माइनस 4t, 2x माइनस 4t। देखो बच्चों बात समझो, यहां पर इक्वेशन दी हुई है, अब मैं समझा देता हूं सवाल, समझ लीजिए क्या निकालना है। हमें रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन चाहिए, बात समझो। तो हमें पहले चाहिए AT और AR, यस और नो। AT और AR किस पर डिपेंड कर रहे हैं, V1 और V2 पर। V1 आपको पता है, निकाल लोगे, अच्छा V2 भी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, V2 में देखो, V2 निकालने के लिए ओमेगा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, K क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, K क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, और वहां से निकाल लेना। जब K निकाल लोगे तो V2 निकालो, अच्छा वो कैसे निकालोगे, वो इससे निकालोगे, V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट T बाई म्यू, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो क्या है, μ2 अपॉन μ1, उसका रेशियो दिया है, तो V1 अगर पता है तो V2 भी आप निकाल सकते हो, V2 भी आप निकाल सकते हो, और V2 निकल जाएगा तो आपका लैम्डा K2 निकल जाएगा, ठीक है, K2 निकाल लोगे, वहां से आप सारी चीज करके आप क्या निकाल सकते हो, YT और YR की इक्वेशन निकाल सकते हो। करके लाना बच्चों, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे।